हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नेचर क्रिएशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्लास 12। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो किसी भी रिएक्शन को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, उसके जो रेट है उसके ऊपर इफेक्ट डालेंगे। So firstly, experimental condition, the concentration of reactant, temperature, catalyst, pressure in the case of gas। तो कहता जो कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होती है लाइक कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, टेम्परेचर कितना है, कैटालिस्ट कौन सा दिया हुआ है, और अगर आपके पास गैसियस रिएक्शन है तो वो प्रेशर हमें कंसिडर करना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में। तो ये तो हमारे कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं एक एक करके। सो फर्स्टली ए फैक्टर है दैट इज डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। कि जो हमारा रेट होगा कहता वो किसके ऊपर डिपेंड अपॉन करेगा, कंसंट्रेशन के ऊपर। कैसे? द रेट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वन एंड मोर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कहता जो रेट होगा किसी भी रिएक्शन का वो डिपेंड अपॉन करेगा कंसंट्रेशन के ऊपर। किसकी कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट की हो सकती है और प्रोडक्ट की हो सकती है। दूसरी चीज ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट एक ही हो सकता है, दो टाइप के रिएक्टेंट हो सकते हैं, तीन टाइप के रिएक्टेंट हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द रिएक्शन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is known as rate law और rate equation और rate expression। देखिए चैप्टर के स्टार्टिंग से ही एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं कि जो किसी भी रिएक्शन का रेट है दैट इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। या तो वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड अपॉन करेगा या वो प्रोडक्ट। और इसी चीज को यहां पे उसने क्या बोल दिया, रेट लॉ या फिर रेट इक्वेशन या फिर रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक नई टर्म आज इंट्रोड्यूस होगी। चलिए नेक्स्ट दूसरा जो बी फैक्टर है दैट इज रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट। अब ये रेट एक्सप्रेशन हमने यहां पता लग गया कि वो क्या होता है, साथ में क्या पढ़ना है अब रेट कांस्टेंट के बारे में। तो देखिए एज वी नो दैट रेट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमें भी पता है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसी के ऊपर रेट डिपेंड अपॉन करता है। आगे कहता है इफ आर कंसंट्रेशन इंक्रीज देन रेट इंक्रीज, इफ आर कंसंट्रेशन डिक्रीज देन रेट डिक्रीज। सही बात है, बिल्कुल यही हमने बताया था। आर का मतलब रिएक्टेंट की, जब कहता रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेट भी क्या होगा, इंक्रीज। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कहता डिक्रीज कर जाएगी तो रेट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये आप लोगों ने पढ़ा भी था कि जब रेट डिक्रीज करता है फिर हम उसे माइनस में शो कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा रेट एक्सप्रेशन के बारे में हो गया यहां तक। आगे देखिए बच्चे, आगे कहता है कंसिडर अ जनरल रिएक्शन लाइक स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी एंड स्मॉल डी कैपिटल डी। तो ये हमें कोई भी एक जनरल इक्वेशन रिएक्शन हमें कंसिडर कर लेनी है। कहता है यहाँ पे जो स्मॉल ए बी और सी डी है ये हमारे क्या है, ये है स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट। पहले भी हमने बताया था कि जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे जो दिया होगा वो आपका स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, और वो ज़्यादातर क्या होता है, नंबर होता है, 1 2 3 4 कोई भी। ठीक है, तो ये ए बी सी डी क्या है, स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके, रिएक्टेंट के एंड प्रोडक्ट के। रिएक्टेंट के कौन कौन से होंगे, ए और बी, प्रोडक्ट के सी और डी। आगे चलिए, कहता रेट एक्सप्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ब्रैकेट ए की पावर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बी की पावर वाई। अब ये ए और बी क्या है, हमारे रिएक्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे इनकी जो पावर लगी है एक्स और वाई, अब ये क्या है, ये आप लोगों के लिए नए ऐड हो गए यहाँ पे। तो कहता है देखिए इनके बारे में, कहता एक्स एंड वाई
मे और मे नॉट इक्वल टू ए एंड बी। कहता है यहाँ पे जो एक्स और वाई हमने इंट्रोड्यूस किए हैं ये ए और बी के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड अपॉन करेगा रिएक्शन के ऊपर। दूसरा, अब ए और बी हमारे थे स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इसका मतलब एक सेकंड के लिए अगर हम मान लें कि ये ए और बी के इक्वल है तो एक्स और वाई यहाँ पे क्या होंगे फिर स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर। उसके बाद कहता रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। अब देखिए यहाँ पे था रेट एक्सप्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एक्स और बी वाई, बट इस बार ये निशान को हम हटा देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, और क्या आएगा वहाँ पे के आएगा, यानी कि रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। फिर रेट को कैसे लिख सकते हैं, रेट हमारा क्या होता है कि माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट आर ओवर डी टी। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। और कहता है ये जो इक्वेशन होगी दैट इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो यानी कि हम इस इक्वेशन को क्या कह सकते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, सो इन दिस रेट ऑफ इक्वेशन हियर के इज इंट्रोड्यूस एज अ न्यू टर्म एंड व्हाट इज के, K is known as proportionality constant और कैन से रेट कांस्टेंट। ठीक है, या तो आप इसे रेट कांस्टेंट बोल सकते हो या आप लोग इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोल सकते हो। और जैसा कि हमने टॉपिक जब ये स्टार्ट किया तो वहां पे भी लिखा हुआ था रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। सो रेट कांस्टेंट हमारा क्या आ गया K, और इसे हम क्या बोल देंगे इस इक्वेशन को, दैट इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्लियर है यहां तक, कोई भी डाउट किसी को। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद रेट लॉ इज एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट लॉ या फिर रेट इक्वेशन, तो वो हमारी जर्नल टर्म के अंदर था, बट अब हम एक उसकी केमिकली डेफिनेशन जो हम प्रॉपर बोलेंगे वो देखिए क्या होगी। तो वो यही है कि रेट लॉ इज एक्सप्रेशन in which the reaction rate is given in terms of molar concentration of reactant with each term raised to power which may or may be stoichiometric coefficient of reacting species in balanced chemical equation। क्या कहता है कि आपका जो रेट होगा, कहता है वो किसकी टर्म में पढ़ोगे, वो पढ़ोगे आप लोग रिएक्टेंट की टर्म में, रिएक्टेंट की भी क्या मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में। ठीक है, कहता उस मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर क्या होगा, कोई ना कोई रिएक्टेंट की पावर होगी, जैसा कि हमने यहाँ पे एक्स और वाई को शो किया है। कहता ये जो पावर है एक्स और वाई, ये पावर कहता मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। किसका स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, जो स्पीसीज वहां पे रिएक्ट कर रही है उस केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो सिंपली कहने का मतलब हुआ कि रेट लॉ क्या है हमारा, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज है उस रिएक्टिंग स्पीसीज की जितनी पावर है वो इक्वल हो सकती है और नहीं हो सकती स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट के, और जो हमारा रेट होगा, रेट लॉ होगा, वो हमेशा डिपेंड ऑन करेगा द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सो दिस इज नोन एज रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को। आगे देखिए बच्चे, एग्जांपल्स लेते हैं। लाइक हमारे पास एक रिएक्शन है 2NO गैसियस फेज में, साथ में इसमें डाला O2 यानी कि ऑक्सीजन, ये भी गैसियस फॉर्म में। इन दोनों ने मिलके क्या दिया 2NO2। ठीक है, तो यानी कि सिंपल क्या है कि सिंपल रिएक्शन है तो बिल्कुल एडिशन हो रखी है, कुछ भी नहीं इसमें, कि 2NO के अंदर O2 की जब एडिशन की इट गिव्स 2NO2। क्लियर। तो अब हमें इस रिएक्शन का क्या देखना होगा, रेट। आइए रेट देखें। रेट इज इक्वल टू के स्क्वायर ब्रैकेट NO की पावर 2
और स्क्वायर ब्रैकेट O2। अब देखिए ये कहाँ से आया। कल हम लोगों ने क्या किया था, हमने किया था डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और उसके अंदर ध्यान से देखें तो क्या आया हुआ है, a की पावर x और b की पावर y, और ये x और y आए कहाँ से है, जब ये क्या थे, a और b बने हुए थे, ये इक्वल हो भी सकते थे और नहीं भी। ठीक है, तो अब यानी कि इनके जो आगे न्यूमेरिकल या नंबर लगा हुआ होगा तो वो क्या होगा हमारा, यानी कि वो उसकी पावर। तो अब NO के आगे क्या है, 2 लिखा हुआ है, तो यानी कि NO की पावर 2, O2 के आगे कुछ नहीं है तो उसकी पावर यानी कि 1 बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया इसका नॉर्मल रेट। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका डिफरेंशियल फॉर्म, जो कल पढ़ा था डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, यानी कि तो वो कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट आर ओवर में dt, यानी कि रिएक्टेंट का जितना रेट डिक्रीज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू जितना टाइम में चेंज आया है, इज इक्वल टू के एन ओ की पावर 2 और O2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशियल फॉर्म। अब ध्यान से देखनी है एक चीज कि इस हमारी वैल्यू में और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा और जो डिफरेंशियल रेट होगा वो क्या है, इक्वल है। आगे देखिए, कहता द एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स आर द सेम एज देयर स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द केमिकल रिएक्शन। क्या कहना चाहता है कि जो कंसंट्रेशन की टर्म में जब हम लोग पढ़ते हैं उसका जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का मतलब वही एक हिसाब से उसका स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि उसके जो आगे लगा हुआ है। तो अब क्या है, दोनों में सेम आई है ना हमारी वैल्यू, तो इसी वजह से ये बोल रहा है कि जो एक्सपोनेंट है जब कंसंट्रेशन की टर्म में देखते हैं तो कहता है वो सेम आया है किसके, स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट के। स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी हमारा यही है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन। सो कहता है कि CHCl3 प्लस Cl2 गिव्स CCl4 एंड HCl। अब ये CCl4 और HCl कहाँ से आया है, इन दोनों रिएक्टेंट के मिलने से। कैसे आया है वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पे देखिए क्या है, CHCl3 और यहाँ पे अकेला है Cl2। अगर इस Cl2 में से मैं एक Cl बाहर निकाल लूँ तो मैं मान लो यहाँ पे मैंने एक Cl लिख दिया तो इधर एक Cl बच गया। ठीक है, इधर H है, इस H को उठा के मैं इस Cl को दे देता हूँ तो ये क्या बन गया, HCl। ये लिख दिया HCl। अब इधर एक ऊपर उठा के हमने क्या रखा था, Cl। ठीक है, तो वो Cl हम किसको दे देंगे, इसको, तो इधर क्या बन गया CCl4। तो ये है CCl4 साथ में HCl। अब हमें इसका क्या देखना है, रेट। तो आइए देखें, कहता है रेट इज इक्वल टू के स्क्वायर ब्रैकेट CHCl3 यानी कि ये वाला रिएक्टेंट और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट Cl2 की पावर 1/2। अब Cl2 की पावर इसने कितनी लिखी है रेट में, 1/2। इसका मतलब क्या होना चाहिए था कि इसके आगे कोई ना कोई स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट, बट इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। तो आइए देखिए ऐसा क्यों हुआ है। दूसरी रिएक्शन देखिए पहले, CH3COOC2H5 प्लस वाटर गिव्स CH3COOH एसिटिक एसिड साथ में C2H5OH। ठीक है, इथेनॉल। सो कहता है अब इस रिएक्शन का जब हम रेट देखेंगे तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के स्क्वायर ब्रैकेट CH3COOC2H5 की पावर 1, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, और H2O की पावर 0। ठीक है, अब हमें ये देखना है, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ये था कि इनके आगे जो नंबर लिखा हुआ होता है उसको हम पावर मानते हैं, बट यहाँ पे तो इसके आगे कुछ नहीं है फिर भी हमने 1/2 पावर लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं है फिर 0 लिखा है। तो अब ऐसा क्यों है, इस आंसर फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, देखिए
कहता है इन दीज केस या रिएक्शन द एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स नॉट सेम एज द स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखिए यही हुआ है ना कि जो स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट था यानी कि जो आगे लगा हुआ होता है रिएक्शन के, कहता वो सेम नहीं है किसके, एक्सपोनेंट के। और ये एक्सपोनेंट क्या है, जो अभी हमने ऊपर वो पावर बनाई है, दैट इज नोन एज एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अब अगर वो सेम नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, सो कहता है वी कैन से द रेट लॉ फॉर एनी केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय लुकिंग एट द बैलेंस्ड chemical equation that is theoretically but must be determined experimentally। सिंपली कहता है कि इसका कारण तो फिर ये बन गया कि आप रेट लॉ जब निकालते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन का, तो कहता है वो आप सिर्फ देख के ही पता नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, यानी कि उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू से हमें वो चीज़ पता नहीं चलेगी कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड है, या रिएक्शन का रेट क्या है। तो कहता हमें क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ एक्सपेरिमेंटली हमें पता चलेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? तो यानी कि अब जिस केस में स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट इक्वल हो जाते हैं वहाँ तो हमारा रेट सेम रहेगा, कोई उसकी पावर में चेंजेस नहीं आएंगे। बट जहाँ पे ये दोनों एक्सपोनेंट और स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू सेम नहीं होगी, वहाँ पे आप लोगों को ये दिक्कत आएगी। तब आप लोगों के पास आंसर ये होगा कि हम किसी भी रिएक्शन को देख के उसका रेट नहीं बता सकते रेट लॉ के अकॉर्डिंग, बल्कि हमें एक्सपेरिमेंटली ही उसका जो रियल वैल्यू होगी वो पता चलेगी। ठीक है, यहाँ तक